जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी 2025 के फाइनल परीक्षा में 100% बाबू ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी प्यारे बाबू को अनुरोध करते हैं कि आप लोग ज़रूर इस क्लास को पूरा देखिएगा प्यारे बाबू, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो है ना छूट पाए। सभी क्वेश्चन गेसिंग क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और एकदम आसान से आसान भाषा में बाबू आपको समझा देंगे और पढ़ा देंगे, जिससे आप लिख पाएंगे एग्जाम में। और रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप जो है सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए और क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ये पार्ट आप लोग को 1 रहेगा और पार्ट 2 के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा क्लास तो, ठीक है। चलिए तो फटाफट आप सभी प्यारे बाबू ना एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो जल्दी से एक बार से क्या करिए, लाइक कर लीजिए बाबू लोग, ठीक है। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन प्यारे बाबू आपके सामने है, दमन का संक्षिप्त विवरण दे, ठीक है। दमन का क्या करना है ना, तो संक्षिप्त विवरण देना है प्यारे बाबू, ठीक है। तो उत्तर देखिएगा क्या दिया गया है। उत्तर दिया गया है कि दमन एक ऐसा अरक्षा प्रक्रम है ना, जिसके द्वारा चिंता, तनाव, मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करने वाली क्या है असामाजिक एवं अनैतिक क्या है इच्छाओं को क्या है चेतना से न हटाकर व्यक्ति अचेतन में न भेजा जाता है या भेज देता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कहेगा आपको एग्जाम में कि दमन का संक्षिप्त विवरण दे, तो बस बाबू आपको इतना आंसर लिखना है ना, तो आपको 2 नंबर यहाँ पे बाबू लोग मिल जाएगा, ठीक है। और एकदम आसान भाषा में प्यारे बाबू आपके लिए गेसिंग वगैरह क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू आपके सामने। क्या है 2 नंबर क्वेश्चन कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सृजनात्मकता से ना आप क्या समझते हैं प्यारे बाबू, ठीक है। उत्तर देखिएगा, उत्तर क्या है। सृजनात्मकता का शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण करने की योग्यता, ठीक है। सृजनात्मकता का एक ही अर्थ होता है ना प्यारे बाबू कि निर्माण करने की योग्यता, ठीक है। कि आप क्या निर्माण कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ठीक है। अर्थात कोई नई चीज़ बनाने या नई विचार सोचने की क्या है योग्यता से ही होता है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि अर्थात कोई चीज़ नया बनाना है, ठीक है। कोई बुक ही आपको नया बनाना है तो आपको सोचना होगा, विचारना होगा, तभी तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अर्थात नई चीज़ की रचना तथा किसी नवीन एवं मौलिक चीज़ों का क्या है उत्पादन करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि कोई नई चीज़ बना रहे हैं आप और सोच कर बना रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, तो सृजनात्मकता यही सब कहलाता है, ठीक है। जैसे में आप देख सकते हैं दिया गया है कि मूर्तिकार में सृजनात्मकता पाई जाती है। जैसे कि मूर्ति देखते होइएगा, दुर्गा माता की मूर्ति, सरस्वती जी की मूर्ति हो गई, विष्णु भगवान की हो गई, शंकर जी का हो गया, ठीक है। यानी बहुत सारे भगवान हैं जिनकी मूर्ति जो है ना, मूर्ति जो है बनाते ही कलाकार लोग, तो क्या है उसके अंदर सृजनात्मकता है पाई जाती है, तभी तो बना पाते हैं ना। यानी वह सोचते भी है कि कैसा बनेगा, कैसे बनाएंगे, उसके अंदर ये कला है तभी तो करना है ना। तो यही सब आपका जो है ना सृजनात्मकता कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग इसे भी। आपको जो ये 3 नंबर में प्यारे बाबू पूछेगा, ठीक है। 2 नंबर और 3 नंबर सभी क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे एकदम आसान भाषा में, ठीक है। और क्लास के बाद आप लोग हमको मैसेज कर दीजिएगा, PDF के लिए आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू आपके सामने कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का वर्णन करें। क्या करना है, तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का ना हमको वर्णन करना है प्यारे बाबू, ठीक है। उत्तर देखिएगा, उत्तर क्या दिया गया है। उत्तर दिया गया है कि एक कारक सिद्धांत, ठीक है। तो एक कारक सिद्धांत क्या है, तो बुद्धि का यह सिद्धांत बहुत ही आसान है, ठीक ना। जो एक कारक सिद्धांत है ना, यह बुद्धि का एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत बोले तो, ठीक है। यह सिद्धांत बहुत ही आसान है, यानी बहुत ही आसान है और अच्छा भी, ठीक है। क्योंकि इस सिद्धांत का उद्भव कम क्या बुद्धिमान तथा ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने की कोशिकाओं के अंतर्गत
की गई है। ठीक है, जो एक कारक सिद्धांत है ना, इसकी प्रयोग किसके लिए है, तो ये जो है ना, एक जो है बुद्धिमान और एक जो है न बुद्धिमान, दोनों व्यक्तियों की ना अलग अलग पहचान करने की कोशिकाओं के अंतर्गत की गई है। ठीक है, एक कारक सिद्धांत का अर्थ। ठीक है, बीने ने क्या है, तो बीने ने क्या है, बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना। ठीक है, बीने जो है ना, जो बीने थे वो उन्होंने बुद्धि को एक योग्यताओं का एक बहुत ही समुच्चय माना है। उपयोग व्यक्ति के पर्यावरण में स्थित किसी या किसी स्थित किसी एक या सभी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, तो बुद्धि का उपयोग। कोई भी मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, अभी मान लीजिए कि आपको याद नहीं हो रहा है, तो आपको याद करने की तरीका, ट्रिक, ठीक ना, ये सब आपको अंदर सोचना पड़ेगा ना कि हम किस तरह इसको याद कर लेंगे तो हमको याद हो जाएगा और एग्जाम में हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो यही जो है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का वर्णन है। बस आपको याद रखना है प्यारे बाबू, और अच्छे से आप लोग को एग्जाम में लिख कर ना यहाँ से आप लोग को नंबर लेना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर क्लास को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे बाबू, पाराह की विशेषता को लिखे। ठीक है, जो पाराह है ना, उनकी विशेषताओं को लिखना है कि हाँ ये पाराह है क्या। ठीक है, तो उत्तर देखिएगा, पाराह तो यह मन के ना गत्यात्मक पहलू का तीसरा प्रमुख क्या है, तो प्रतिनिधि है यह पाराह। ठीक है, जो पाराह है ना, यह मन के गत्यात्मक पहलू का तीसरा प्रमुख प्रतिनिधि है, जो सामाजिकरण तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। जो क्या करता है, सामाजिकरण यानी समाज के करण और आदर्शों का क्या, तो प्रतिनिधि करता है। पाराह को व्यक्तित्व का नैतिक शाखा माना जाता है। जो ये पाराह है ना, इसको व्यक्तित्व का नैतिक शाखा भी माना जाता है, जो व्यक्ति को उचित अनुचित से क्या है, अवगत करता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, तो व्यक्ति को उचित और अनुचित यानी क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, इनके बारे में उनको ये बताता है पाराह। ठीक है, यह क्या है, तो आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। जो ये पाराहवादी जो है ना, ये होते हैं आपके आदर्श सिद्धांत द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बाबू लोग इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस क्लास को आप लोग पूरा देखिए, सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कहीं पे लिखते भी चलिए आप लोग, या आपको PDF मिलेगा तो रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए PDF का पैसा नहीं लगेगा, आप लोग जरूर क्लास को पूरा देखकर हमको मैसेज कीजिएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए, और आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए क्लास को प्यारे बाबू, तो जरूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे वो, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, जो संस्कृति है उन पर हमको क्या करना है, तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है प्यारे वो। देखिएगा उत्तर क्या है, उत्तर दिया गया है कि संस्कृति को किसी आबादी की कलाओं, मान्यताओं और संस्थाओं सहित जीवन के सभी तरीकों के रूप में ना क्या है, परिभाषित किया जा सकता है। किसको, तो संस्कृति को। संस्कृति को क्या है, जब भी कहेगा संस्कृति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिए, बस इतना लिख दीजिएगा प्यारे भाव। ठीक है, तो संस्कृत को ये किसी आबादी की कलाओं, मान्यताओं और संस्थाओं सहित जीवन के सभी तरीकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हस्तांतरित होते हैं, जो क्या, तो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी आने वाले भी जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनको ही पीढ़ी बोलेंगे। ठीक है, तो आने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए भी स्थानांतरित होते रहेंगे। संस्कृति का तात्पर्य मूल्य, विश्वासों, मापदंडों, कौशल तथा प्रतीकों की व्यवस्था से। ठीक ना, जो संस्कृति का तात्पर्य है ना, ये मूल्य, विश्वासों और मापदंडों, कौशल तथा प्रतीकों से क्या है, प्रतीकों की व्यवस्था से ये है। ठीक है, संस्कृति से समाज तथा समाज से संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति से क्या, तो समाज तथा समाज के संस्कृति का भी निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी कहे संस्कृत पे एक क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखे प्यारे बाबू, बस आपको इतना लिखना है जो आपके लिए मेन हो। ठीक है, जो आपको मेन टॉपिक बनता है, जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है, वही आपको लिखना भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बाबू, आप लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 6 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से पढ़िएगा प्यारे बाबू। ठीक है, तभी समझ पाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि के संप्रत्ययों को स्पष्ट करें। ठीक है, बुद्धि लब्धि के क्या करना है, तो बुद्धि लब्धि के ना संप्रत्ययों को हमको स्पष्ट करना है। उत्तर देखिएगा क्या दिया गया है, उत्तर है कि जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न, ठीक है, ने 1992 ईस्वी में बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया था।
बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? तो जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने दिया था। और इन्होंने कब दिया था? तो 1992 ईस्वी में बुद्धि लब्धि का ना संप्रत्यय दिया था। कौन? तो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को जो स्पष्ट किए हैं वह, ठीक है। तो उत्तर लिखिएगा कि जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1992 ईस्वी में बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को उसकी क्या है? तो कालानुक्रमिक आयु से भाग देने के बाद 100 से गुना करने से उनकी बुद्धि लब्धि का क्या है? प्राप्त की जा सकती है। यानी किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, यानी क्या है? तो किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को ना उसकी कालानुक्रमिक आयु से ना जब हम लोग भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे ना तो उसकी बुद्धि लब्धि का पता हमको चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको कहे कि बुद्धि लब्धि के संप्रत्ययों को स्पष्ट करें तो आप बस बाबू आपको इतना लिखना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अगर याद नहीं करते हैं तो बाबू आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसलिए सभी को याद कर लेना है प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत का उल्लेख करें, ठीक है। बहुबुद्धि का नाम को सिद्धांत का उल्लेख करना है कि बहुबुद्धि है क्या, ठीक है। उत्तर देखिएगा, उत्तर दिया गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जो है ना क्या है? तो इस सिद्धांत को हवार्ड क्या है? ग्रेडर ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को कोई एक तत्व नहीं है, ठीक है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो है बुद्धि का कोई भी एक तत्व नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का क्या है? अस्तित्व होता है। यानी बुद्धि क्या है? तो सबके दिमाग में अलग अलग तरीके के सोच है, बुद्धि है, ठीक है। यानी सब तरह के दिमाग भी है, तो अस्तित्व में बहुत बहुत ज़्यादा सबका अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। तो प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। गॉर्डनर ने यह भी बताया है कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धियों आपस में अतः क्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती हैं। गॉर्डनर का कहना है कि अगर किसी चीज़ का खोज करना है ना तो अलग अलग बुद्धि का भी यहाँ पे प्रयोग करना होगा, तभी जो है उसका जो है ना जो निकालना है हमको, जो भी समाधान करना है वो हम कर पाएंगे, ठीक ना। यानी सब आदमी रहेंगे, बहुत तरह के आदमी रहेंगे और उनका दिमाग जो अलग अलग टाइप के रहेंगे, ठीक ना। सोचने की क्षमता क्या तो अलग अलग रहेंगे, तभी जो है वो यहाँ पे कर पाएंगे बुद्धि की खोज, ठीक है। यानी बहुत सारे सामान की खोज, ठीक है। याद रखें, जब भी कहे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत का उल्लेख करें तो बस आपको इतना याद रखना है, सभी क्वेश्चन को आपको लिख कर आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अभिक्षमता से ना आप लोग क्या समझते हैं? उत्तर देखिएगा, उत्तर दिया गया है कि अभिक्षमता, तो अभिक्षमता मानव क्षमता का एक प्रमुख अंश है, ठीक है। जो ये अभी क्षमता है ना, यह मानव का क्या है? तो अभी क्षमता जो है ना मानव क्षमता का एक प्रमुख अंश बोले तो है, ठीक है। किसी विशेष क्षेत्र की विशेषता योग्यता को ही अभिक्षमता कहते हैं, ठीक है। किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को ही हम लोग अभिक्षमता कहते हैं। अभिक्षमता विशेषताओं का एक ऐसा क्या है? समायोजन है जो व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के क्या है? अर्जन की क्षमता को क्या है? प्रदर्शित करता है। ये क्या है? अभिक्षमता, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों की ये विशिष्ट योग्यताएं तथा कौशल जैसे भाषण बोलने की क्षमता, संगीत बनाने की क्षमता, मूर्ति की क्षमता आदि, ठीक है। ये सब क्या है? तो अभिक्षमता से ही होता है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि आपको बोलने की क्षमता है, कहीं पे भाषण दे रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है? तो आपके अंदर अभिक्षमता है, तभी तो। अब संगीत गाते हैं, जैसे गाना उना गाते हैं, ये अगर आपको बोलने आ रहा है तभी तो करते ना। मूर्तिकार की क्षमता, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि कला है आपके अंदर और क्या कर रहे हैं? तो आप मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं, ठीक ना। यानी कोई भी चित्र को जल्दी ही बना ले रहे हैं, तो ठीक क्या है? ये सब आपके अभिक्षमता के कारण ही होता है, ठीक है। तो जब भी बोले कि अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं प्यारे बाबू, बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चेतक क्या है, ठीक है। चेतक जो है ना प्यारे बाबू, ये क्या है आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो चेतक क्या है समझिए। तो चेतक, फ्रायड ने अपने अस्तित्व सिद्धांत में मानव मन को चेतक के 3 स्तरों में ना विभाजित किया है, ठीक है। जिसमें से चेतक का प्रमुख स्तर है, ठीक है। जिसमें चेतक का ना प्रमुख स्तर है, यानी बहुत सारे स्तर हैं। चेतक से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जिसमें वर्तमान की सारी क्या है? अनुभूतियाँ क्या है?
संवेदनाएं होती है। चेतक क्या क्या है, तो चेतक से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है ना जिसमें क्या है, तो वर्तमान की सारी अनुभूतियाँ, ठीक है, यानी वर्तमान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सभी अनुभूतियाँ एवं संवेदना होती है। चेतक व्यक्तित्व का सीमित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी क्षण व्यक्ति के मन में हो रही अनुभूतियों का संबंध उसके चेतक से होता है, ठीक है। अर्थात चेतक का संबंध हमारे वर्तमान चिंतन और जो हम अभी क्या है अनुभव करते हैं ना उसी से होता है ये चेतक का, ठीक है, अनुभव। आप लोग याद रखिएगा चेतक क्या है, तो बस आपको इतना याद रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप लोग अभी 9 पढ़ाए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। और समझिएगा इस 10 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा इस यहाँ पे जूम कर देते हैं और थोड़ा नीचे कटेगा तो उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं, उत्तर देखिएगा क्या है। मानसिक आयु क्या है, तो संप्रत्यय का प्रतिनिधित्व बीने तथा साइमन द्वारा किया गया था, ठीक है। मानसिक आयु क्या है, तो मानसिक आयु, ठीक है। मानसिक आयु संप्रत्यय का प्रतिनिधित्व बीने तथा साइमन द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिक ने काफ़ी किया है, ठीक है। टकमैन ने क्या किया, तो 1975 में मानसिक आयु को परिभाषित करके, ठीक है, करते हुए कहा है कि यह एक ऐसा प्राप्तनांक है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से ही कम या अधिक उम्र के बच्चे के औसत क्या है निष्पाद के साथ क्या है तुलना करके दिया जाता है, ठीक है। यानी तुलना करके, यानी जो बोले तो तुलना करना, ठीक है, तुलना करके दिया जाता है। उदाहरण अर्थ के लिए किसी बच्चा की वास्तविक आयु 6 वर्ष की है और वह क्या है, वह 8 वर्ष के बच्चे के लिए क्या है बने गणित के सवाल को हल कर देता है। यानी क्या है, कोई बच्चा मान लीजिए कि 6 वर्ष का है और ये क्या करते हैं, तो 8 वर्ष जो बच्चा जो 8 वर्ष का है ना, यानी इनसे जो 2 वर्ष 12 है उनके किताब जो है मैथ की, मान लीजिए कि गणित की किताब के सवाल का जो है ना उनको हल कर देता है, ये 6 वर्ष का होता है, ठीक है, कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष की होगी, ठीक है। यानी मान लीजिए कि वह 6 में है और 8 के बच्चे का जो सवाल है उनको अगर वह सॉल्व कर देता है तो मान लीजिए कि वो क्या है, तो 8 वर्ष की आयु हो जाएंगे उनके, ठीक है, उनकी मानसिक आयु जो 8 वर्ष की हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जब भी कहे आपको प्यारे बाबू कि मानसिक आयु से क्या समझते हैं, बस बाबू आपको इतना लिखना है और अच्छे से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज की इस क्लास में आपको 10 क्वेश्चन कुल पढ़ाए हैं। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप प्यारे बाबू जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंच पाए और आप जो सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाए, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करना है ताकि उनकी भी तैयारी हो पाए, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं आप लोग इस नंबर पर हमको मैसेज कर दीजिएगा, नंबर है आप लोग का 900, ठीक है, 962, ठीक है, 18 834। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर पहली है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नंबर पर हमको मैसेज कीजिए कि सर हमको PDF चाहिए, तो बाबू आपको ग्रुप में जोड़ देंगे जहाँ पे आपको डेली क्लास का डेली बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। कैसा था क्लास आप लोग को जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में ताकि हमको पता चले, और सेट 2 के लिए आप लोग को कमेंट भी करना है, ठीक है। अगर सेट 1 आपको अच्छा लगा तो सेट 2 के लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम सेट 2 भी ला पाएँ, ठीक है। चलिए तो जरूर आप लोग बताइए क्लास कैसा है, और सेट 2 अगर आना चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।